अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल हमारी आज की असद खरल साहब की एक स्टोरी थी, उससे प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कल केसेस जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है नैब की, उसमें चंद केसेस बड़े अहम हाई प्रोफाइल केसेस डिस्कस होने जा रहे हैं और उनमें जो केसेस खत्म करने की बात होने वाली है या जो केसेस खत्म किए जाएंगे, ये केस स्टेटस लिखा हुआ है इसके ऊपर, अगर हम दिखा सकें इन केसेस को। इसमें इसहाक डार साहब का एक केस है, फॉरेन प्रॉपर्टीज का ये केस है, इसका क्लोजर। दूसरा अरबाब गुलाम रहीम साहब जो इस वक्त मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका केस क्लोजर। और अमीर हैदर खान होती साहब जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका जो एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स का बियॉन्ड सोर्सेज ऑफ इनकम, ये केस है। और एक सिकंदर याद खान बोसन साहब जो मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च है, उनके खिलाफ जो केस है वो भी ऐसा लगता है कि ये केसेस क्लोज किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे, इससे आगाज करेंगे अपने प्रोग्राम का और मजीद इशूज पर जाएंगे। भाई साहब शहरियार अफरीदी साहब मेंबर कौमी असेंबली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका। रऊफ क्लासा साहब है, तज्जिया निगार है, बड़े अरसे बाद हमारे पास दोबारा वापस आए, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपका भी। खुरम नवाज गंडापुर साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक के, कल कादरी साहब क्या ऐलान करेंगे इस पर बात करेंगे उनके साथ। और यह मकबूल जान साहब भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, और ये साहब आपका भी शुक्रिया। असद खरल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जरा इजाजत दें तो मैं उनसे शुरू करूंगा। खरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खरल साहब, ये आपने स्टोरी दी कल, ये क्या केसेस बंद किए जाएंगे, ये अहम हाई प्रोफाइल केसेस नैब के इजलास में? जी बिल्कुल सर, ये जो केस है ये 15 केसेस हैं जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग नैब जो हेडक्वार्टर है वहां पे ये पेश होंगे। और उसके अंदर खास तौर पे जो बड़ा केस है वो इसहाक डार साहब जो वजीर खजाना है, वो केस बंद किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो उनके मुल्की और गैर मुल्की जो एहसासों का था केस, उसके अलावा जो साबिक चीफ मिनिस्टर जो सिंध थे अरबाब गुलाम रहीम, उनका जो केस है वो बंद किया जा रहा है। फिर इस तरीके से जो शराजी ब्रदर्स हैं जो सिंध के हवाले से जिन्होंने PMLN ज्वाइन की थी और पता चला है कि अभी वफादारी के हवाले से कोई शुकूक शुबात पैदा हो रहे थे, तो इसलिए नैब ने उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है अभी अथोराइज कर दी है। और फिर अमीर हैदर होती साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर, जो हैं एक्स चीफ मिनिस्टर और मौजूदा MNA, उनके खिलाफ जो कि इंक्वायरी है वो क्लोज की जा रही है। फिर अब्दुल करीम नौशेरवानी है, एक्स मिनिस्टर जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन बलूचिस्तान, उनके खिलाफ केस जो है वो बंद करके किया जा रहा है। सिकंदर हजाज बोसन है साबिक वफाकी वजीर, उनके खिलाफ सर ये किस वजह से बंद कर रहे हैं? क्या वजह असद खरल साहब, क्यों बंद कर रहे हैं केसेस? क्या इनके पास इसके सबूत नहीं आए या हुकूमत है जाहिर है? देखिए आज वही हम देख रहे हैं, वो उसी शक्ल में नैब वापस आ गया जो मुशर्रफ के दौर में था कि नैब को वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आपने जो नैबजदा बहुत सारे आपने कैबिनेट में वजीर भी देखे थे, अभी दोबारा वही जो है चीज सामने आ रही है कि PMLN की जो हुकूमत है, जो उनके अलाइज हैं, जो लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी इंक्वायरीज जो है वो बंद हो रही हैं। और जो उनके मुखालफिन हैं उनके खिलाफ केस बनाने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। खास तौर पर जो इसहाक डार साहब का केस है, बड़ा ये मामला चूंकि मेगा करप्शन केसेस के अंदर भी 179 की फहरिस्त में भी ये केस शामिल है, तो इसहाक डार साहब की तरफ बहुत सारा दबाव था, क्योंकि नैब जो फाइनेंस जो अभी बजट आया है, नैब को पैसे जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है, तो उनकी ये कंडीशन उन्होंने लगा दी थी नैब को, इस शर्त पे आपका बजट हम रिलीज कर रहे हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं कि आप सबसे पहले मेरा केस खत्म करेंगे। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो ये मामला है, जो कि लिस्ट मेरे सामने पड़ी है, जो कि एजेंडा है और जो कल डिस्कस की जाएगी, और उसमें केस स्टेटस का बता दिया गया है कि कल जो है कि क्लोज होगा कौन सा केस, कौन सी इंक्वायरी अथोराइज होगी। और ये DG जो नैब के चेयरमैन जो है नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, ये वीडियो लिंक के जरिए तमाम जो रीजनल इनके नैब के ब्यूरोज के चैप्टर के जो DGs हैं और बाकी जो लोग शुरा है, उसके जरिए ये फॉर्मल इसकी कल अप्रूवल देंगे। बाकी इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो हो चुकी है और उन चैप्टर्स को भी ये कन्वे हो चुका है कि कौन सा केस बंद हो रहा है। बिल्कुल ठीक, सो ये कल ये केसेस खत्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब। रऊफ क्लासा साहब, हाई प्रोफाइल केसेस आहिस्ता आहिस्ता बंद होने शुरू हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है? क्या नैब किसी का एहतसाब नहीं करना चाहती? हमें बंदे नहीं मिलते, हमारे पास बंदे नहीं है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तहकीकात करने के, हमें टेक्निक्स नहीं आती हैं, क्या चक्कर है? नैब किस तरह काम करती है सर? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वेलकम किया। मैं एहतजाजन आपको पता है कि आपके एयरवे पे आया हूँ और मुझे कंप्लेंट करने दें
کہ एयर वाई अपने प्रोफेशनल लोगों की इज्जत नहीं करता, ये और इसीलिए मेरा ख्याल में एयर वाई से दूर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज आप चेयरमैन नैब का स्कैंडल लेके आ रहे थे, सो आई हैव टू बी देयर, ये पहले मैं इस बात को रजिस्टर करा रहा हूँ। अब मज़ीद डिटेल में जो आपके मेरे इशूज़ है उसमें मैं नहीं जाता। अब आते हैं जो बात जो असद ने की है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बड़ी स्टोरी है कि 2 दिन पहले आमिर मतीन साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं, जो ये स्टोरी उन्होंने ब्रेक की। एक तो आप ब्रेक कर रहे हैं ना कि वो मसूफ खुद क्या करने वाले हैं नैब चेयरमैन जो है, कल जो कुछ भी करेंगे। एक जो बड़ी स्टोरी है, आपके पास भी पेपर हैं, कि नैब चेयरमैन अगर ये 34 साल तक बैठ के एक फ्रॉड तरीके से जैली और झूठे एफिडेविट दे के वो आर्मी से पेंशन लेता रहे, उसके बाद आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि जनाब कि हम यहाँ अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं कर सकते, कैसे कर सकते? 34 साल और आप ये चीज़ें देख चुके हैं, मैं ये नहीं, और अपने प्रेस रिलीज में वो तस्लीम भी कर रहे हैं। मैं अगर इजाजत है मैं फिर प्रेस रिलीज से आपको उनका जवाब दे दूं कि आप पहले जवाब पढ़ लें, फिर मैं दिखाता हूँ। ये आप वाली बात ना ये पीछे चली गई है कि इसाक डार का क्या करेंगे, मेरा क्या करेंगे, इन हमारे भाई का क्या कर, दोस्त का क्या करेंगे। पहले ये देख लें कि इनका क्या होना चाहिए, जिन्होंने कल बोर्ड की मीटिंग करनी है, क्या वो इस काबिल हैं कि वो बोर्ड की मीटिंग को बैठ के चेयर करें? पहले जरा उनका प्रेस रिलीज पढ़ लें। आपके प्रोग्राम का रऊफ क्लासर साहब का नाम लिया, आमिर मतीन साहब का नाम लेके कहा कि ये जो कैंपेन हमारे खिलाफ बड़े अरसे से चलाई जा रही है, इनकरेक्ट एक्यूजेशंस, गलत इल्जामात आपने लगाए हैं, एलिगेशंस रिगार्डिंग इलीगली ड्रॉइंग पेंशन, जहां आपने इल्जाम लगाया कि पेंशन वो इलीगल गैर कानूनी तौर पर पेंशन आर्म फोर्सेस से ले रहे हैं, ये गलत है। पेंशन क्लेम की गई और अलाउ की गई है उन अथॉरिटीज की जानिब से रूल्स के तहत, उन्होंने कहा रूल्स के तहत अलाउ की गई है और ये वो राइट है उनका। बस अब रुक जाए, बस ये मतलब मेन तो स्टोरी है, बाकी तो और एक जुमला रहेगा। हाँ प्लीज। द सम इज टू मीगर टू बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। अब पैसे जो है 4,400 रुपए शायद सर, और बड़े वो कहते हैं इतना छोटा पैसे हैं कि आप इनको क्यों सीरियसली ले रहे हैं? मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। एक तो ये जरा पहले ये आप ये खुद पढ़ लें, अगर कौन को दिखा सकते हैं कि ये किसका लिखा हुआ एफिडेविट है और क्या लिखा हुआ है, जरा ये भी बता दें सर। कमर जमान चौधरी साहब का लिखा हुआ ये और ये सेक्रेटरी इंटीरियर थे उस वक्त, जरा ये 2012 मार्च में ये एफिडेविट इन्होंने दिया था। अब आगे पढ़ें जरा। और इसमें उन्होंने कहा कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी इनुमरेशन फॉर सर्विंग इन एनी कैपेसिटी ईदर इन गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट और एन एस्टैब्लिशमेंट paid from a local fund during the period for which the amount of pension claimed in the bill is due। यानी मैं मतलब किसी हुकूमती इदारे में या नौकरी भी नहीं कर रहा और पैसे भी नहीं, मैं तनख्वाह भी नहीं ले रहा, ठीक है सर। अब मुझे एक बात समझाएं, अगर ये सारा कुछ लीगल था जो इन्होंने झूठ बोला अपने प्रेस रिलीज में, फिर एफिडेविट आप किस चीज के दे रहे हैं? आपको नौकरी नहीं कर रहे। अब फ्रॉड इन्होंने क्या किया? 34 साल तक फ्रॉड किया है। वैसे तो नैब के जो चेयरमैन रहे हैं ये फ्रॉड करते रहे। जनरल मुनीर हफीज ने किया था, एलपीजी के कोटे लिए थे, उसके बाद जनरल खालिद मकबूल का नाम आया ना, उन्होंने एलपीजी के कोटे लिए। अच्छा, वो 2-3 साल बाद पकड़े गए, एक्सपोज हो गए। इनको दाद देनी चाहिए कमर जमान चौधरी साहब को। 34 साल तक नहीं पकड़े गए, 34 साल बाद आमिर मतीन ने जाके इनका खुरा निकाला है। ये आप देखें, यहां तक हाथ नहीं रुकी। वो कहते हैं मीगर अमाउंट थी, ये जरा इनके अंगूठे जरा पढ़े, ये क्या लगे हुए हैं? पेंशनर के सिग्नेचर, दिस इज सर्टिफाइड दैट मेजर रिटायर्ड कमर जमान चौधरी सन ऑफ चौधरी गुलाम अहमद होल्डर ऑफ पीपीओ नंबर CNIC नंबर whose signature, thumb impression and addresses are appended below is alive on the date 29 अप्रैल 2014। ये उनके सारे अब इन 2-4 चीजों को मिला के पढ़े आप। अगर ये लीगल थी तो इन चीज़ों की ज़रूरत थी आपकी पर्टिकुलर। चलो इसकी तो हो सके जिंदा सलामत है, अल्लाह उनको जिंदा रखे, इस मुल्क को ऐसे उनके शहजादों की ज़रूरत है। जो एफिडेविट दिया है उसके बाद हमारा सारे शर्म से नहीं डूब होना चाहिए या हमारा नीचे होना चाहिए। हो सकता हो तनख्वाह ना ले लो सर, ये वसूल की हुई है, ये वसूल की हुई है। चले एक और काम करें, उन्हें कहें कि आप यहाँ पे, अच्छा ये 34 साल कौन कौन से ओहदों पे रहे हैं? काशिफ, ये बड़ी अहम बात है कि कौन बना सेक्रेटरी इंटीरियर रहे हैं ये सर, ये कमिश्नर रहे हैं, ये डिप्टी डीसी रहे हैं, कमिश्नर, ये यहाँ पे कैड के ये सेक्रेटरी रहे हैं, ये CDA के चेयरमैन रहे हैं, ये बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे। उन्हीं पोस्टों में रहते हुए ये झूठ बोलते रहे कि मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा। अब मेरे पास ओरिया साहब है, मैं जरा सिर्फ क्योंकि वो खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सर मैं सिंपल उनसे ये जवाब ले लूं ऐसे इसका क्या पोजीशन जो है कि क्या वो ले सकते थे पेंशन या नहीं? सर मैं आपको बता दूं, अगर ले सकते हो तो काश बात ही यार, अब आप मैं तो ले सकते होते तो ये फिर एफिडेविट देने की जरूरत ही नहीं थी यार। और फ्रॉड किया गया सारा, इट्स ए बिग फ्रॉड। और वो फ्रॉड बैठ के इस मुल्क की अकाउंटेबिलिटी कर रहा है यार, और वो कल के बैठ के साग डार के सारे जो खाते उनको क्लोज करेगा, वो छोटी बात रह जाती है। द बिग थिंग इज कि आपका अकाउंटेबिलिटी चीफ है वो 34 साल से फ्रॉड करके जैली झूठे एफिडेविट दे के वो वहां से आर्मी से पेंशन ले रहा है, और आर्मी भी खुश है। 4 दिन हो गए स्कैंडल आया है, पाकिस्तान आर्मी भी खुश है, वो भी चुप है कि हमारे मेजर ने फ्रॉड कर ले, होने दें। मतलब आर्मी से लेके आप जुडिशरी तक, आपके नैब तक, इवन मीडिया। अब उन्होंने मीडिया को हमारे पीछे लगा दिया है। जो मीडिया के कुछ गुरुज हैं
अब वो हमारे खिलाफ खबरें लगा रहे हैं। ये इतने पावरफुल लोग हैं, कंटेक्ट्स हैं इनके। और ब्यूरोक्रेसी बहुत तगड़ी है, अब ब्यूरोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया जो है ये कमजोर पे चढ़ जाता है, ये चढ़ जाते हैं हर कमजोर पे और ताकतवर के आगे लेट जाता है। कब से कमजोर हुए जरदारी साहब, कब से कमजोर है, ये उन सारों पे चले रहे हैं। पता है कि मियां साहब ने मीडिया को जिस तरह कंट्रोल किया हुआ है, अगर एक दो ग्रुप नहीं हो सके कंट्रोल, बाकी तो 80% मीडिया उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। मियां साहब, मरियम नवाज ने कंट्रोल किया हुआ है, आपको पता है। आप नहीं कंट्रोल हुआ, अरशद शरीफ नहीं कंट्रोल हुआ, आमिर मतीन नहीं कंट्रोल हुआ, या वहां पे नदीम मलिक नहीं हुआ, 3-4 लोग ही बच गए ना, बाकी तो कंट्रोल हुए हैं। जो स्क्रिप्ट उनको देते हैं सारे के सारे पढ़ देते हैं वो। औरिया साहब, मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा वापस। मेरा ख्याल है बहुत से और लोग भी होंगे इस लिस्ट में, हम जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम सख्ती कर रहे हैं उनकी तरफ। और ये सब ये जो रोज क्लासेस साहब कह रहे हैं, क्या कमर उस्मान चौधरी साहब ले सकते थे इन पेंशन फौज से? नहीं, लीगली बिल्कुल अलाउड नहीं। लीगली सिर्फ एक पेंशन आप ले सकते हैं, जब तक सर्विंग आप हों तो उस वक्त नहीं आप ले सकते। एक बात होता है। दूसरा बात है, कमर उस्मान चौधरी साहब की एक और बहुत बड़ी स्टोरी है कि जिस वक्त एडीसी थे ज़ियाउल हक के, तो ज़ियाउल हक साहब गए थे अक़वाम मुत्तहिदा में एक खिताब करने, तो उनके जहाज में उनके जो टेबल लैंप कुछ यहाँ से तोहफे के तौर पे गए थे, उनके अंदर से हीरोइन निकली थी। तो वो उन्होंने पायलट को पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा वो तो एडीसी साहब ने मुझको रखवाई हुई है। तो चूंकि ज़ियाउल हक की बहुत जरूरत थी तो उसको हैश कर दिया गया। ये उसने फ्रॉम हैश टू हेरन जो किताब है उसके अंदर उसने लिखा हुआ है, इकरामुल हक ने बड़ी तफसील से कहा। तो एक तो वो पुरानी आपको याद दिला दूं। दूसरा जो एक सबसे बड़ा स्कैंडल और है जो कुछ दिनों में शायद निकले, इनकम टैक्स के अफसर कहते हैं कि एक एक कागज जो है, मैनुअल कागज रिकॉर्ड शरीफ फैमिली का जो 1947 से अब तक चला जा रहा था, वो सारा सीबीआर में बुला लिया गया है उसको टेम्पर करने के लिए। और इस वक्त आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा शरीफ फैमिली के हिसाब से किसी इनकम टैक्स अफसर के पास। वो जो सर्कल 1 है लाहौर का, जहां पर उनका रिकॉर्ड होता था, वो वहां पर वो मौजूद अब नहीं है। So this is how the ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, ये इसकी आला तरीन मिसाल होगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ब्यूरोक्रेट तो बुनियादी तौर पे देखें, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट जो है वो 5 साल कर रखता है रोजे जब पीपीपी की गवर्नमेंट आती है, और 5 साल करता है अयाशी जब इनकी गवर्नमेंट आती है। फिर दूसरे वाले रोजे खत्म करते हैं और फिर दूसरी इफ्तारी शुरू हो जाती है। मेहरबानी है, रोजे लगे में नहीं रखते। पीपल्स पार्टी के अपने इफ्तारियां करने वाले आते हैं, इनकी रोजे रखने वाले आ जाते हैं, उनके इफ्तारियां करने वाले आ जाते हैं। इफ्तारियां करने ये चीज, ये अपनी अपने रोजे इफ्तारियां। ये अब आपके सामने साहब वो कहते हैं कि जनाब इनकम टैक्स के मियां साहब के चले गए। ये है नैब के चेयरमैन जिन पे रूफ साहब ये सामने डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, जो कि 4,400 रुपए की पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, 4,400 रुपए की। और वो भी एफिडेविट में वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी कैपेसिटी में हुकूमत या किसी के साथ काम नहीं कर रहा। और प्रेस रिलीज में कहते हैं बड़ी छोटी सी अमाउंट है जी। अब 4,400 की अमाउंट अगर हम देखें तो अमाउंट तो कुछ नहीं है, तो उसके लिए ये एफिडेविट देना बहुत बड़ी बात। एक छोटी सी बात है, सारी बात लंबी होगी। जो बंदा 4,000 रुपए भी ना छोड़ता हो, 4400 जो 4400 रुपए नहीं छोड़ने को तैयार और वहां अल्लाह रसूल की कसमें खा के झूठ बोल के पैसे ले रहा हो, उससे अंदाजा कर सकते हो कितने छोटे लेवल पे। मेरे लिए ये इशू सबसे बड़ा है। बात 4400 रुपए की नहीं, आप एफिडेविट दे रहे हैं 4400 रुपए की, हलफ उठा रहे हैं कि मैं किसी हुकूमती इदारे के लिए काम नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, सबसे पहले आपका शुक्रिया। काशिफ, ये जितनी डिस्कशन हो रही है इसका असर दिमाग की बजाय दिलों पे हो रहा है, और दिल मर रहे हैं। दिल या पत्थर के हो रहे हैं या इंसान हैवान से भी बदतर चला गया है। ये इंतहाई बदकिस्मती है एक रियासत में जब रिवॉर्ड और पनिशमेंट ना हो। जितनी आसमानी किताबें, आप रिवॉर्ड है इसमें, गलत काम करने का रिवॉर्ड है इस सियासत में। रिवॉर्ड किन के लिए? अनटचेबल्स के लिए, गलत काम करने वाले। हाँ, रिवॉर्ड किसके लिए नहीं है? जो डिजर्विंग है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देना चाहते हैं। ना उनको कोई इनकरेज करता है, ना उनको कोई प्रमोट करता है, ना हमारा सिस्टम उनको प्रोटेक्ट करता है। काशिफ, ये तमाम चीजें जो हमारी आंखों के सामने गुजरी और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मेरी सोच जाती है ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688। मैं जाता हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन मेरे सामने आता है। मैं वो तमाम की स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। मेरे ख्याल में ये खबरें बड़ी इंतहाई अफसोसनाक हैं, और ये कौमों को, और याद रखें आपका यूथ बड़ा वाइब्रेंट है, अनएम्प्लॉयड। दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, आज मैंने एक खबर देखी अखबार में, छोटी सी खबर लगी थी कि टोक्यो के गवर्नर को रिजाइन करना पड़ गया फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन के पीछे। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा यार निकालो जरा खबर जो अखबार में लगी थी, उसमें यह नहीं था कि वजह क्या बनी। मैगजीन्स बच्चों के खरीदने पर, ये देखिएगा
स्पेंडिंग स्कैंडल है इसका, एलिगेशन को इतना बड़ा नहीं था। कॉमिक बुक्स फॉर हिज चिल्ड्रन, आर्ट एंड कॉमिक बुक्स फॉर हिज चिल्ड्रन, ये बीबीसी की स्टोरी है। और बच्चों के हॉलीडेज पर उसने पैसे लगाए थे, उसके पीछे रिजाइन करना पड़ गया गवर्नर, जो टोक्यो का गवर्नर था। और हमारे यहाँ पे मसला है, काशिफ ये खासा मुसलमान का था। आप ये देखिए कि टोक्यो में जब ज़लज़ला आया तो टोक्यो के लोग लाइन में खड़े होके, अगर उनकी ज़रूरत एक ब्रेड थी उन्होंने आधी लेनी शुरू की। हम कलमा गो मुसलमान, अल्लाह और रसूल के मानने वाले, जब ज़लज़ला आया हरीपुर और ये तमाम खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में, वुड यू बिलीव जब हेली से सामान फेंका जाता था जानवरों की तरह एक दूसरे पे लड़ते और झगड़ते थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मुहज़्ज़ब कौमें बहुत आगे चली गई हैं, एंड अब ये तमाम बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस एज वेल एज even we are also responsible for this. Absolutely, collective responsibility हमारी, everybody is responsible. इस कौम को अगर डायरेक्शन दे रही है, और ये अल्लाह का शुक्र है कि आज मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है। नहीं सर, मीडिया का फायदा क्या है जी? नहीं काशिफ, मसला ये कि काशिफ हालात तो उसी जगह खड़े हैं जहां पहले खड़े थे ना। काशिफ चेंज आ गई है, आज एसेट्स डिक्लेरेशन की बात हो रही है, आज पनामा लीक्स की बात हो रही है, आज लोगों से सवालात किए जा रहे हैं, एंड सूनर और लेटर, बिलीव यू मी, आई एम एन आउटराइट ऑप्टिमिस्ट, they will be taken to task. चल देख लेते हैं। खुरम गंडापुर साहब, ये है आपकी ब्यूरोक्रेसी, एक ब्यूरोक्रेसी के हाथ लगे जब मॉडल टाउन का ऑपरेशन हुआ। रोब साहब, वैसे ये भी एक और ट्रेजेडी है पाकिस्तान, 2 साल हो गए अब, ये खुद भी रहे हैं गंडापुर साहब। जी गंडापुर साहब, ये मुल्क ठीक होना है कहीं जाके कि ये ब्यूरोक्रेसी ठीक होगी किसी जगह? क्योंकि सिर्फ सियासतदान तो नहीं पकड़े जाने चाहिए, ये ब्यूरोक्रेट्स भी तो पकड़े जाने चाहिए जो उस मुल्क के साथ ये करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, थैंक यू, आपने एक मौका दिया कि मैं अपने व्यूज शेयर करूं। आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं। मैं इसमें सिर्फ 1-2 एडिशंस करूंगा। नंबर 1, ब्यूरोक्रेट्स हैव अ फील्ड डे व्हेन द पॉलिटिशियंस आर करप्ट और इनएफिशिएंट। ठीक, तो और उनको आलाए कार के तौर पे यूज किया जाता है, जो कि जैसे आपने फरमाया मॉडल टाउन में, मॉडल टाउन वाज अ ब्रिलियंट मैनिफेस्टेशन कि ब्यूरोक्रेसी को और ब्रूट पुलिस पावर को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है टू ब्लजन योर ओपोनेंट्स इनटू सबमिशन। सर सिर्फ यहां पे रोकिएगा नहीं इसको, बदनसीबी थी। देखें, एक आपको मैं इसके एक्शन कर दूं, ना सिर्फ ये कि पुलिस को इस्तेमाल किया गया। मैं पुलिस वाले से मिला, एक जो मॉडल टाउन में मौजूद था, उसने कहा जनाब हमने जब देखा इनके पास ये हुकूमत का और हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उस वक्त या चीफ सेक्रेटरी का नाम लिया या डीसी का नाम लिया, मैं नाम याद नहीं मुझे आ रहा इस वक्त, उस कहते हमने उनको कहा जी मसले को हल करें, इनके पास ऑर्डर है। उसने कहा जी ऑर्डर की चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन लग गए। जी देयर यू गो, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन लग गए। अब वो जी नाम मुझे अब इससे मेरे ज़हन में ऑनेस्टली नाम नहीं आ रहा, लेकिन मुझे उधर जो उस वक्त एसपी था उसने कहा जनाब हमने कहा इस मसले को हल करें, ब्यूरोक्रेसी ने हल नहीं किया। बाद में क्या हुआ, बाकी नजवी की रिपोर्ट आई, उसने हुकूमत को इल्जाम दिया कि हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, अपनी मर्जी के अफसर इकट्ठे किए गए। नहीं, उसने नाम लिखे थे, वो नाम ले जरा। जी वो अब मेरे सामने इसमें रिपोर्ट नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब का उसने कहा, शहबाज शरीफ साहब का, राणा सनाउल्लाह साहब का उसमें कहा। उसके बाद उन्होंने अपनी जेआईटी बनाई, अपनी मर्जी के अफसर लगाए, और उसने एक क्लीन चिट दी हुकूमत को। इस तरह ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जाता है। उसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थी, उसमें आईएसआई और इंटेलिजेंस आईएसआई का मैंने ये सुना है कि उनका एक इख्तलाफी नोट उसके साथ लगा हुआ था। ये बात मुझे पेश करें, फिर मेरा नहीं ख्याल वो पेश करें। अगर मुझे ये भी बात पुलिस अफसर ने बताई थी कि उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया था। जनाब गंडापुर साहब, अगर मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ा सा आप सब भाइयों के लिए सिचुएशन को क्लैरिफाई कर दूं। ये बात जो आपने पुलिस ऑफिसर की कही है ये बिल्कुल ठीक है। तारिक अजीज एसपी मॉडल टाउन रात को जब आए, मुझे कहा बिजली उस वक्त नहीं थी, मैंने कहा बिजली आ जाती है, आपको हम फोटोकॉपी हाई कोर्ट के ऑर्डर की दे देते हैं। वो जिस वक्त बिजली आई, उनको हाई कोर्ट का ऑर्डर उनको और डीसीओ को और जो टीएमओ थे उनको दे दिया गया। दे वर वेरी क्लियर, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर आज भी फील्ड में है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो कार्नेज किया, 2 चीजें बताता चलूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे 11:02 या 3 पे महमूद रशीद साहब ने कहा कि जी टीवी लगा के देखें क्या हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा वो इल्लीगल बैरियर्स हैं और हर कीमत पे हटाए जाएंगे, जिन बैरियर्स का आज भी हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है फील्ड में। उसके बाद जो आपने बाकिर नजफी साहब की रिपोर्ट कही, बाकिर नजफी साहब के कमीशन ने बड़ा क्लियरली
शहबाज शरीफ साहब और पंजाब हुकूमत पे फिंगर पॉइंट की, उन्होंने बाकर नजफी रिपोर्ट को ही दबा दिया, एक जाली केस करवाया कि जी ये कमीशन ही इल्लीगल है, लिहाजा इसकी रिपोर्ट को पब्लिश ना किया जाए। That's how, बस अब मुझे ब्रेक लेने दे सर। ये ब्यूरोक्रेसी का किरदार रहा है इसमें, ये इस मुल्क में है, ये सिर्फ मॉडल टाउन इंसिडेंट में नहीं, जहां पे पुलिस इस्तेमाल हुई, बंदे कत्ल हुए, सिर्फ इस वजह से कि पॉलिटिकल विल थी कि यहां पर बाय फोर्स, बाय हुक और बाय क्रूक हमने ये काम करना है, फिर उसको कवर अप किया गया, उसके लिए ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल हुई। दिस इज व्हाट ब्यूरोक्रेसी इज डूइंग इन पाकिस्तान। कमर ज़मान चौधरी साहब जो नैब चेयरमैन है, उनकी स्टोरी अभी रऊफ साहब ने बताई। रऊफ साहब, ब्रेक के बाद, इज दिस हाउ दिस कंट्री इज बीइंग रन? और ऐसे ही आगे चलेगी। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। ये है हमारे इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी जिस तरह काम करती है। रऊफ साहब, हम सियासतदान को गाली निकालते हैं, मेरा हाल है वो उनका काम है इसको ठीक करने का, लेकिन आर वी सेइंग इनफ अबाउट जो जुडिशरी, जिस तरह फौज है, जिस तरह ये ब्यूरोक्रेसी काम करती है? खराबियां तो हर एक में है उसी तरह है जिस तरह सियासतदान में खराबी। काशिफ, कुछ इदारे होते हैं जिनमें खराबियां नहीं होनी चाहिए, अगर वो खराब हो जाए इदारे तो फिर आपकी पूरी सोसाइटी जो है वो नीचे जाएगी। अब मुझे बताएं, मादरत के साथ, चीफ जस्टिस साहब बड़े अहम आदमी हैं, बड़े हम उनकी इज्जत करते हैं, वो प्राइवेट फंक्शंस में जाते हैं तो कहते हैं कि करप्शन इस मुल्क को खा रही है, लोग तो तकरीरों में कह रहे हैं। हाँ? साथ में उन्होंने हमारे ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, पैमरा को उन्होंने बाकायदा पावर्स दे दिए और पैमरा ने नोटिस इशू कर दी हैं कि जनाब अगर आपने अदालत की शान में या चीफ जस्टिस या किसी के बारे में भी कोई बात की तो आप लोगों का चैनल बंद कर दिया जाएगा। अब लिहाजा मैं इतनी दुश्मनी तो नहीं कर सकता आप लोगों से बैठ के यहाँ पे तनकीद शुरू कर दूँ, किसी और चैनल पे आया हूँ कि चले ये फंसेंगे, लेकिन मादरत के साथ में इतना तो पूछ सकता हूँ चीफ जस्टिस साहब, आप हमें समझाएं कि आपका क्या विजन, आप इस मुल्क को कैसे देखते हैं? ये मुल्क जो आपने सवाल किया था ब्रेक पे जाने से चले, ये मुल्क कैसे चलेगा और इसको कैसे, आपका विजन क्या है चलाने का? आपको कोई भी सीरियस नहीं है ना रऊफ साहब। आपको खुदा, अगर इस मुल्क में अगर किसी के पास पावर्स हैं, एग्जेक्टिव्स हैं या जुडिशियल पावर्स हैं, या तो आपके प्राइम मिनिस्टर के पास हैं या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, आप मुझे बताएं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ के पास भी बहुत है। आर्मी चीफ को मैं इसलिए नहीं कहता कि मेरा ख्याल है एक हम अगर इस पे बात करेंगे तो फिर पूरे का पूरा एक सो का जो जमहूरी ग्रुप यहाँ फिर रहा है, जो लूट मार को जमहूरियत का नाम जिन्होंने दिया हुआ है, वो कहेंगे देखें ये आप फौज की तरफ देख रहे हैं, हम हरगिज़ नहीं देख रहे, हम आपकी तरफ देख रहे हैं हजूर, जो आप डिलीवर करके थे 8 साल आप लोग इस मुल्क के हुक्मरान रहे, हम आपसे जवाब तलबी चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब जो है, आप ये बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ, इफ्तिखार चौधरी साहब से उनसे सैकड़ों गलतियां हुई होंगी यार, एक बात माननी पड़ेगी यार, जितना सारा चाहे पीपल्स पार्टी को सिंगल हैंडेडली भी टारगेट किया यार, उन्होंने टारगेट किया, उनके दौर में कोई डर था, कोई खौफ था, कोई थोड़ी सी कोई शर्म थी यार, थोड़ी सी कोई हया थी, कोई हुकूमत में, ब्यूरोक्रेट्स में कुछ ग्रेस थी, कुछ एथिक्स थी। आप तो ब्यूरोक्रेट भी आपका नहीं डरता आपसे। अब चेयरमैन को ये नैब जो है इसको इस्तीफा देना चाहिए था, जैसे टोक्यो को उसने दिया है कि मान रहा है कि मैंने गलत तरीके से उसमें लिए, वो कल बैठ के इसाक डार को क्लीन चिट देंगे। इसमें कितनी देर लगती थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक नोटिस ने आके अमर मतीन को बुला ले, हमें समन कर रहे हैं कि जनाब आपने एक उस पर नेक आदमी के खिलाफ आपने आके हर्जा सराई किया, झूठ बोले, जरा कागज आप आके पेश करें। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुझे 5 दफा बुलाया, मैं 5 दफा उनकी अदालत में पेश हुआ हूं। मैं हमारी जुडिशरी को एक्टिविज्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहां करप्शन अब एक वे ऑफ लाइफ बन चुकी है, आपकी जुडिशरी को एक्टिव होने पड़ेगा। नैब पे ऐसे लोग बैठ जाएंगे जो 34 साल फौज से फ्रॉड करके पेंशन लें, आपकी FIA गुलाम बन चुकी है, आपका कोई इदारा काम नहीं कर रहा, कोई इदारा नहीं कर रहा। पार्लियामेंट में, पूरी पार्लियामेंट में, इसी पे देख लें, मैं उनको ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। मासवे डॉक्टर आरिफ अलवी के 342 का हाउस है, ये लोअर हाउस है, 100 का सेनेटर रुपए हैं जिन्होंने अपनी अपनी 4-4 साढ़े 4 लाख रुपए तनख्वाहें करवाई हैं। सिर्फ डॉक्टर आरिफ अलवी का काम है कि वो खड़े होकर एजिटेट करेगा फॉर गॉड सेक व्हाट द हेल इज बीइंग डन, कि ये क्या हो रहा है सर। अकेला आदमी, मतलब लोन रेंजर 342 में कोई बंदा ही नहीं है जो खड़ा होकर एहतजाज करेगा यार अकाउंटेबिलिटी जो मास्टर है आपका, उसकी यह करप्शन पकड़ी गई है, ये मामूली बात। उसके बाद तो क्लीन चिट मिलना, इसके बाद केसेस में उनको बैठ के उनको फारिग करना। सो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे चीफ जस्टिस साहब से, हिज एक्सीलेंसी, अगर आप सिर्फ जाएं और फंक्शन में तकरीरें ना करें, इन तकरीरों से मुल्क को फायदा नहीं होने वाला। खुदा ने आपको बड़ी इज्जत दी है, आप मेहरबानी फरमाएं एक्ट करें, और जुडिशियल एक्टिविज्म के बगैर ये मुआशरा आगे नहीं चलेगा। थोड़ा सा आपको टाइट करना पड़ेगा। ये कौम थोड़ी सी डंडे के साथ चलती है, ये इनको थोड़ा सा जोर पे रखें, इनको जरा बुलाएं। इनसे क्या बात है, अब ब्यूरोक्रेसी के प्लॉट्स जो अखबार में खबर लिखी, बाकी को छोड़ दें। मुझे फवाद हसन फवाद है, आफ्ताब सुल्तान साहब हैं, कैसर परजीत मलिक साहब हैं, मतलब क्या बात है, कमाल हो गया, लिस्ट ही बहुत लंबी है। गंडापुर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे इसके ऊपर, क्या ये आप कादरी साहब का ले मैं तो ये कहना चाह रहा था जो रऊफ कलासरा साहब कह रहे हैं, मैं उसकी एक आपको रोशन मिसाल देता हूं।
جسٹس باقر نجفی کی جو کمیشن کی رپورٹ پبلش کرانے کے لیے جب ہم ہائی کورٹ میں گئے, یہ مجھے ذرا 2 منٹ دیجیے گا میں ایکسپلین کر لوں. اس میں انہوں نے بدنیتی کی انتہا دیکھیں کہ جب ہم نے ریٹ دائر کی, انہوں نے بینچ ایسا بنایا جس بینچ میں ایک جج صاحب کو رکھا گیا جو 3 یا 4 مہینے بعد ریٹائر ہونے والے تھے. جب پروسیڈنگز ایک حد تک چلی تو وہ ریٹائر ہو گئے, بینچ ٹوٹ گیا اور پروسیڈنگز دوبارہ سے شروع ہوئی. پھر ایک ایسے جج کو لگایا گیا جس نے ریٹائر ہونا تھا, وہ ریٹائر ہو گئے, بینچ پھر ٹوٹ گیا, 2.5 مہینے سے ابھی تک بینچ نہیں بنا. ہم نے پھر ایک ریٹ کیا, بینچ بنوانے کے لیے درخواست دائر کی ہے. یہ جوڈیشری ہمارے ساتھ کر رہی ہے. اور جو یہ بات کر رہے ہیں, پھر اگر آپ بات کریں, زبان کھولتے ہیں تو آپ کو پھر برا کہا جاتا ہے اور چینلز کو تھریٹن کیا جاتا ہے. اسی طرح سب سے اہم بات جو ہے, جب ہم ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر کرانے گئے اور پولیس نے ایف آئی آر نہیں کی, ہم گئے سیشن جج کے پاس. سیشن جج نے آرڈر کر دیا کہ ایف آئی آر درج کی جائے. اب یہاں کمال دیکھیے, چور کی داڑھی میں ایک تو کہتے ہیں تنکا, یہاں چور کی داڑھی میں شہتیر ہے. ہماری سیشن کورٹ کی مانی ہوئی درخواست پہ 3 وزراء نے ہائی کورٹ میں جا کے درخواست دی کہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی جو ایف آئی آر منہاج القرآن کرانا چاہتا ہے یہ نہ کی جائے. کمال ہے جی. اس میں پرویز رشید صاحب بھی ون آف دا ایپلیکنٹس تھے. الحمدللہ. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے دھرنا کیوں دیا اور ہم نے جا کے پروٹیسٹ کیوں کیا, ڈاکٹر طاہر القادری جب اس نظام کے خلاف بات کرتے ہیں, ہم اس سو کالڈ جمہوری نظام جس میں 62 اور 63 کی امپلیمنٹیشن نہ ہو, جس میں دا رائٹ ٹو فری ایجوکیشن جو بچوں کا ہے وہ نہ ہو. بہت سارا ہے نا یہ. میں ذرا اوریہ صاحب سے اسی کے اوپر, اوریہ صاحب یہ اب آپ کے سامنے ایک مثالیں بن رہی ہیں کس طرح اس ملک کے سارے ادارے کام کر رہے ہیں. اس ملک کا ابھی پینما لیکس آئی, کسی ادارے نے حرکت نہیں کی, کوئی ایک ادارہ اپنی جگہ سے نہ ہلا کہ خدا نہ خواستہ کسی کو ہماری حرکت بھی بری نہ لگ جائے. چلیں اب میں میرے منہ سے کورٹس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں, کیونکہ ہمارا خیال ہے اگر عدالتیں کام کرنا شروع کر دیں یہ ملک کے آدھے نظام کو خود ٹھیک کر لیں گی, لیکن کیوں نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کاشف بھائی. سب سے بڑا رول جو ہے وہ جوڈیشری کا بنتا ہے. جوڈیشری کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے ایمپل پاورز دی ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڈیشری کا کام ایک صرف جسٹس کرنا نہیں ہوتا, مس کیریج آف جسٹس کو بھی روکنا ہوتا ہے, جس کے لیے اس کو سو موٹو کے پاور دیے گئے ہیں. اگر سو موٹو کے پاور آپ نے استعمال نہیں کرتے, کھرچ کے باہر پھینک دو. کیوں رکھے ہوئے کانسٹیٹیوشن کے اندر, کیوں اس کی بنیاد کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں کرتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اور بات پہ نہیں ٹھیک کہتے ہیں کہ افتخار چودھری کے زمانے میں تھوڑا بہت خوف موجود تھا. اس نے ایک جوڈیشل ایکٹیویٹی, وہ اکیلا تھا جسے کہتے ہیں نا سول, اپنا لڑائی لڑنے والا, اور اس نے ان کے سامنے یہ بگی بلی بنے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے. بیوروکریٹس جو تھے اس کے خلاف ساروں نے مل کے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا جس میں بڑے بڑے, اور انہوں نے پروموشنیں لی تھی اس ایفیڈیوٹ کی بنیاد کے اوپر. میں نام جانتا ہوں, خوشنور لچاری صاحب اب چلے گئے, ایفیڈیوٹ دیا تھا جی مجھ سے گاڑی مانگتا ہے جب یہ لاہور میں آتا ہے, اور جب پٹرول مانگتا ہے تو یہ آتا ہے. یہ سارے مل کے کہتے تھے ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا, کیونکہ ہم جہاں جوڈیشری کے سامنے ہمیں روز پیش ہوتے ہیں, اور اس کے سامنے پتہ ہے کیا کہتے تھے, ہمیں سیاستدان کام نہیں کرنے دیتے. یہ اتنے منافق لوگ ہیں کہ عدالت میں کچھ بولتے تھے, سیاستدانوں کو کہتے تھے کہ ہمیں تو عدالت نہیں چھوڑتی کام کرنے کو, عدالت کو کہتے تھے یہ سیاستدان نہیں چھوڑتے کام کرنے کے لیے. عجیب و غریب سر, لیکن ہم پھر اسی سرکل میں جانا شروع کر دیے کہ سارے خراب ہیں. اب یہ سارے خراب ہیں. نہیں, جوڈیشری کے پہلے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے سر. وہ چاہے تو آدھا نظام خود ٹھیک کر لے گی, عدالتیں چاہے تو آدھا نظام خود ٹھیک کر سکتے ہیں. یعنی وہ لائن حاضر کریں نا کہ بھائی آپ نے ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا. میں نے کیسز میں نے دیکھے, لیکن نہ عدالتوں کی طرف سے کوئی حرکت ہے, نہ بیوروکریسی اپنی. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں جہاں آپ کہتے ہیں بیوروکریسی, آپ دیکھیں درجنوں ممبرز آف دی لوور ہاؤس اس وقت. ٹام ڈیلے ہیں جو کہ ٹیکساس کے گورنر تھے, ہی اسٹل ان جیل. اگر غلط آدمی ورجینیا کا گورنر بھی ہے, ادھر پکڑا جائے تو وہ فارغ ہے, وہاں پہ چھوڑتے نہیں ہیں پھر کسی کو. ہمارے یہاں پہ کوئی ہلتا ہی نہیں ہے. کاشف, جوڈیشری اگر پرفارم کر رہے, ہمارا جوڈیشل سسٹم اگر پرفارم کر رہا ہوتا, کیا آرمی کورٹس بنتی؟ ایبسولوٹلی. نمبر 2, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس نیب نے 150 نام بھیجے سپریم کورٹ کو, اور اس کے بعد اب پاناما لیکس پہ یہ مورل اخلاقی رسپانسبلٹی کس کی تھی؟ کیوں یہ خاموش ہیں؟ اور یہ شکر ہے کہ تھوڑے بہت وکلاء ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بار کے کچھ لوگ
انہوں نے ریزنٹمنٹ بھی شو کی. بٹ میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہوں گا, کاشف, آج پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں, ہمیں ہماری ہر لیول پر کلاس ہوتی ہے, ہم میں بلیک شیپس بھی بہت ہیں, لوگوں نے کرپشن بھی کی ہوگی, لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ بیوروکریسی جو میں ایم این اے ہوں مثال کے طور پہ, میں اگر کچھ کرنا بھی چاہوں, کسی اسکول میں چلا جاؤں, کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں چلا جاؤں, ہاسپٹل میں چلا جاؤں, اور وہاں پہ کام نہیں ہو رہا, میں کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. مجھے ایم ایس کو پہلے ڈپٹی کمشنر کو اعتماد میں لے کے پھر ایم ایس کو, اس کے کون کرے گا؟ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کلیکٹیو رسپانسبلٹی سب کی ہے, اور پھر پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں کو کانسٹیٹیوشن, اور پھر جب ٹکٹ دے, جب پارلیمنٹ کے اندر رولز آف بزنس کا کسی کو نہ پتا ہو, کانسٹیٹیوشن کا نہ پتا ہو, نیشنل انٹرسٹ کا نہ پتا ہو, کریڈیبلٹی اور کرپشن پہ بات نہ کر سکے, اور پھر اب بت پرستی میں مبتلا ہوں کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب آئے تو شیر آیا, اور کسی میں اتنی اخلاقی جرت. اب 3 سال بعد کاش آج تمام میڈیا, پی ایم ایل این کے پارلیمنٹیرین جو بجٹ پر تقریریں کر رہے ہیں ان کو سنیں, وہ آہستہ آہستہ کھلنے لگے ہیں. خدا کے لیے اس قوم کو جگانے میں میڈیا کا بڑا رول ہے, لیکن میڈیا سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے, جو ایگزمپلری پرفارم کر رہے ہیں پولیٹیشنز, وہ ہوتا کیا ہے, پشتو میں کہتے ہیں وچو سر اللہ اندم سیزی, کہ سوکھی لکڑیوں کے ساتھ گیلی لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں. جو کریڈیبل پولیٹیشنز ہیں, جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی روڑے اٹکائے جاتے ہیں. کاشف ایٹ دی اینڈ آف نہیں سر, میں آپ کو زبردستی تو باہر نہیں کر سکتا نا جی, نہ زبردستی آپ پر الزام نہیں لگا سکتا. کلاسرا کسی پر الزام لگائے گا, یہ کاغذ لانے پڑیں گے نا کسی کے خلاف, شریف آدمی کے خلاف تو الزام. بریک کے بعد اس کو بات کرتے ہیں. یہ ہماری کلیکٹیو responsibility if you want to survive as a nation. We are doing our responsibility. You are doing your responsibility. آپ کی ذمہ داری ہے پولیٹیشین کے طور پہ ہو رہی ہے. دیکھیں, آپ کے لیڈر نے کب کھڑے ہو کے آخری دفعہ کہا تھا کہ آئیں بیوروکریسی کو ریفارم کرتے ہیں, آئیں ان عدالتوں کو ٹھیک کرتے ہیں. میری بات سنیں, اب خیبر پختونخوا میں بیوروکریسی کے حوالے سے انیشیٹیوز دیکھ لیں. آج کے پی کے کی پارلیمنٹیرین نہ پولیس کو چیلنج کر سکتے. گنڈا پور کا صاحب کا سوال لے کر میں بریک پہ جا رہا ہوں. سوال بتائیے سر, اس کا جواب بریک کے بعد ہوگا. میرا سمپل سوال ہے, how many MNAs have talked about the Model Town massacre in the National Assembly of Pakistan? ہر روز ہوتی ہے ایسے. میں آپ کو بتاؤں اس کے اوپر بڑی بات, آپ کے لیے سپورٹ بڑی ہے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد یہ سسٹم ٹھیک کون کرے گا؟ یہ سسٹم ایسے ہی چلے گا کیونکہ جن لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ووٹ دیے گئے ہیں وہ اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ذمہ داری. ویلکم بیک ناظرین. گنڈا پور صاحب, ویسے میں ایک سیاسی سوال آپ سے پوچھتا ہوں, کل قادری صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں ویسے, کو بتائیں گے کس قسم کا اعلان کر رہے ہیں کہ حکومتیں ہل جائیں گی؟ دیکھیں, کل ہم لوگوں کی ابھی آپ کے پروگرام کے بعد آج سینٹرل کور کمیٹی کی میٹنگ ہے. شیخ رشید صاحب بھی تشریف لائے تھے اور باقی لیڈرز سے بھی ملاقاتیں جاری ہیں, فونز پہ بھی گفتگو ہوئی ہے. تو آج انشاءاللہ ہم ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی لے آؤٹ کریں گے, جو کہ انشاءاللہ تعالی کل اس جلسے میں اعلان ہوگا کہ ہم حکومت کے شکل دیتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کے آپ کا چلیں یہ گے. فیصلہ ہو. چھوٹا 2 سیگمنٹ ہے سال میرا, گزرے. ٹھیک ہے, میرا تو چھوٹا سیگمنٹ ہے, میں باقی مہمانوں کو بھی تھوڑا تھوڑا وقت دے دوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج اسٹریٹجی بنائیں گے. رؤوف صاحب, وہ تو جو اسٹریٹجی بنائیں 2 دھرنے پہلے بھی دے چکے ہیں. میں اختلاف کرتا ہوں بہت سی ان کی پالیسیوں سے بھی, طریقہ کار سے بھی, لیکن اس ملک میں کوئی بدلے گا ویسے اگلے کچھ عرصے میں؟ یہ بیوروکریسی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ یہ عدالتیں, یہ فوج, ان کے لوگوں کی کرپشن, ویسے سیاستدان, کچھ بدلے گا اس میں؟ اب ہو یہ رہا ہے جو میرے لیے زیادہ تھوڑی سی افسوسناک چیز ہے, جو تھوڑا سا مجھے مایوس کرتی ہے, یا مایوس ہونا تو نہیں چاہیے, مایوسی گناہ ہے, وہ یہ ہے کہ جن لوگوں پہ سکینڈل ہیں دے آر رولنگ اس. یہ پرابلم ہے, اس سے چینج کا پروسیس سلو ہو جائے گا. نہیں, اسی وجہ سے تو رول کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ملک اس سٹیٹس کو کے اندر ہے, کیونکہ جو بینیفیشری ہے سسٹم کا وہی تو اوپر ہے. سر میں وہی کروں. سر رحمان ملک پہ سکینڈل ہیں. اب رحمان ملک سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن داخلہ کا چیئرمین ہے. جس کمیٹی کو اس کے خلاف اس کے فراڈ پہ, اس نے سیکرٹ فنڈ میں جو مار دھاڑ کی ہے, جس کے ثبوت اس وقت پیش ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پڑے ہیں, اب اس کی ایڈیٹر جناب پاکستان نے رپورٹ بنائی کہ رحمان ملک نے یا سیکرٹ فنڈ سے لندن کے کتنے 2 کروڑ کی اپنے پی ایس کو پیسے بانٹے, زیورات خرید کے کسی کو تحفے تحائف دیے, یہ سیکرٹ فنڈ سے ہو رہے ہیں. یہ ساری رپورٹ بن کے خورشید شاہ صاحب کے پاس پڑی ہے, اور خورشید شاہ صاحب اسی پارٹی کے ان کے لیڈر ہیں جس کے رحمان ملک. اب مجھے بتائیں صاحب کون کرے کسی کا؟ اچھا, جس کمیٹی کو ایسے ہی ہوگا. اب کاشف ایک اور چیز ہو رہی ہے جو ڈینجرس ہو رہی ہے. اب جیسے شرجیل میمن کے ساتھ لندن میں ہوا ہے نا, ایسے ان سب کے ساتھ ہوا, حسن حسین نواز کے ساتھ بھی ہوا ہے. یہ ہوگا ریزن کہ آپ لوگ جسٹس نہیں لیں گے. لندن میں ہی ہوگا نا.
चलो जहां पे होगा, पाकिस्तान अच्छा, में बड़े किसी लोग आम उसको आदमी की तनकीद मजाल कर रहे है इन लोगों को सड़क पर रोकना दूर की बात, इनकी तरफ आंख उठा के भी देखिए। आपको याद है एक साहब ने वहां पे इनको पीए के जहाज में इतनी रहमान मलिक की शान में गुस्ताखी हो गई थी कि हजूर लेट आ रहे हैं, उन्होंने पूरी सिंध हुकूमत में पर्चे मुकदमे करवा के नौकरी से निकलवा दिया। ये यहाँ पे जो लोग फ्रॉडस्टर आ गए, फ्रॉडी लोग इकट्ठे आ गए, जो स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं, जो करप्शन इन्वॉल्व हैं, इन्होंने पूरे का पूरा गैंग अप कर लिया है। इन्होंने अपनी ही मर्जी के जजेस लगाएंगे, बिरादरी के लगाएंगे, चैम्बर के लगाएंगे। आपको याद है गवर्नर तसीर ने क्या कहा था? मैं आपको 10 दफा बता चुका, आपको बताया कि 23 जजेस लग रहे थे लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल। ये 2010 की बात है। बाबर वान और यहाँ पे जरदारी साहब डट गए और साथ में तसीर साहब। जब पता ये चला कि 12-13 जो हैं वो तो कश्मीरी बिरादरी है, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी बिरादरी के लोग हैं, ख्वाजा शरीफ साहब की अपनी बिरादरी के चैम्बर के लोग हैं। उनके बाद एक जब और दौर आया आपकी, आप जुडिशरी बहाल हुई, सियासतदान अपने जज भी लगाते हैं, आप जानते हैं, उनके अपने ब्यूरोक्रेट्स, तो फिर ये सवाल जो है ना उनके अपने फौजी भी होते हैं। अब हो ये जर्नैल उसका है, ये जर्नैल, ये आपको पता है बेस्ट चल रही है आजकल, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे। चेंज नहीं होंगे, ये बता दो। जिनका नहीं बदलेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, जिनके मुंह को लहू लग चुका है ना, जिनको ये दूसरों के टैक्सेस पे अयाशी करने की आदत पड़ चुकी है, वो और नहीं फ्रॉड करने की आदत फिर पड़ क्या चुकी है, वो करेंगे? नहीं बदलेंगे। काशिफ एग्जाम्पलरी मेजर्स तमाम स्टेक होल्डर और ये पनिशमेंट तो होना चाहिए ना, ये नहीं हुआ अभी तक। मैं बताता हूँ फिर क्या? देखिए मेरी बात सुने, ये जो रियलाइजेशन, ये डिस्कशन हो रही है, याद रखें, अगर जो आप कह रहे हैं ना कि बाहर ये कुछ होता है, पाकिस्तान में यूथ की, मैं बार बार, यूथ फ्रस्ट्रेट हुआ है, और वो अगर एक दफा रोडों पर निकल आया और वो समझ जाए कि मेरे तो माँ बहन बीवी सब जलील हो रहे हैं और मेरी लाइफ का कोई फायदा नहीं है, तो इन नासुरों के लिए वो जरिया बनेंगे कि इंसान के बच्चे बने, या इंसान के बच्चे बनेंगे, या इस मुल्क में खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा तूफान। देखिए शॉर्टकट्स, क्योंकि हमारे अपने लोग पाकिस्तानी शॉर्टकट पे बहुत बिलीव करते हैं ना। अगर क्या वजह है कि आइसलैंड में लोग सड़कों पे आ जाते हैं, बर्तन में आते हैं, Awareness है। अमेरिका में आते हैं, Awareness और नहीं सर, उनको Literally निजाम जो ने इतना झगड़ा वगैरह है, मैं नहीं कुछ कर सकता, फिर तुझे भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ ना बंदे होते हैं, निजाम कोई चीज नहीं होता, लोग होते हैं निजाम को चलाते हैं। अच्छे लोग जो मैं है वही कहा, ऊपर बैठे हो ना, हाँ, निजाम नहीं है, देखिए पुलिस में बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स हैं, वो अच्छाई करना भी चाहे नहीं कर नहीं सकते, कर नहीं सकते ना सर, हाँ, निजाम उनको तो- झगड़ा हुआ ना उसने। तो इस निजाम को तोड़ने के लिए नेचुरल प्रोसेस अगर काम नहीं कर रहा तो चले तो आपका याद ख्याल है रखें। कोई इनकलाबी, एक इनकलाब नुमा कोई चीज इस मुल्क में आएगी? देखते हैं, इंतजार करते हैं उस इनकलाब की जो इन सब को ठीक कर सके। सिर्फ सियासतदानों ने ठीक नहीं होना, ब्यूरोक्रेसी ने ठीक होना, अदालतों ने ठीक होना, फौजियों ने ठीक, हर एक ने ठीक होना, इस मुल्क के मौलवियों ने भी ठीक होना। कौन करेगा? इसके ऊपर नजर रखेंगे। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।